शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। गांव के बीचों बीच माधव का छोटा सा कच्चा घर था। चारों तरफ खेत और मिट्टी की पगडंडी। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद माधव थका हुआ अपने घर लौटा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ भगवान, क्या बना रही हो खाने में? ओ जी, सुनते हो? आज सुबह जब तुम खेत में गए थे तो मदनपुर जमींदार के यहाँ से एक आदमी आया था। अच्छा, क्या कह रहा था वो? अरे वो जमींदार साहब अपने पोते का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे गांव को दावत दी है। तुम्हें भी बुलाने आया था। अरे वाह, जमींदार की दावत खाने में तो मजा आ जाएगा। सुनो, फिर कुछ मत बनाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ले आऊंगा। ठीक है जी, लेकिन एक बात, जल्दी लौट आना, ज्यादा रात मत करना। तभी बाहर से भारी और बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। माधव, ओ माधव, घर पर हो ना? हाँ काका, बस आया। अरे काका, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे तो लग रहा था सब मुझे छोड़कर पहले ही निकल गए होंगे। अरे भाई, दावत का नाम सुनते ही कौन रुकता है। दोनों हंसते बातें करते हुए जमींदार के बड़े हवेली की ओर चल पड़े। रात के लगभग 9 बजे बज चुके थे। माधव ने पेट भरकर खाना खाया और फिर धीरे से बाहर आ गया। आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छुप छुप कर निकल रहा था। माधव ने चारों तरफ देखा और खुद से बुदबुदाया, अरे भाई, बहुत रात हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। और ये काका कहाँ चले गए? अभी तो यहीं बैठे थे। उसने भीड़ में दोबारा झांक कर देखा, पर चमन काका कहीं दिखाई नहीं दिए। माधव थोड़ा परेशान हो गया। भाई, अब मैं कहाँ ढूंढूं? इतनी बड़ी हवेली में किससे पूछूं? कुछ पल वो वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, घर ही चला जाता हूं। काका किसी के साथ आ ही जाएंगे, शायद पहले ही निकल गए हो। यह सोचकर वह हवेली के बड़े फाटक से बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। गांव की पगडंडी अब सुनसान पड़ी थी। माधव ने अपनी धोती संभाली और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। करीब 10 मिनट ही चला होगा कि पीछे से एक धीमी मगर साफ आवाज आई, माधव। माधव के कदम अचानक रुक गए। उसने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा। अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी के बीच चमन काका खड़े थे। अरे काका, आप कहाँ रह गए थे? मुझे लगा आप पहले ही निकल गए होंगे। लेकिन काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बस धीमे स्वर में कहा, चल बेटा, जल्दी चल। उनकी आवाज में पहले वाली हंसी जाक नहीं थी, कुछ अलग, कुछ ठंडा सा। माधव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ बोले बिना उनके साथ चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की तेज आवाजें और पैरों के नीचे कंकड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। हवा भी अब कुछ ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। करीब आधा घंटा बीत गया। माधव को अचानक एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अलग है। उसने इधर उधर देखा। ये पगडंडी उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वो रुक गया। अरे काका, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे यह बिल्कुल अनजान हो और हम इतने देर से चल रहे हैं, फिर भी घर नहीं पहुंचे। काका ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अरे बेटा, यही सही रास्ता है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। उनकी आवाज अब और भी भारी और धीमी थी। माधव ने खुद को समझाया, शायद रात की वजह से रास्ता अजीब लग रहा है। तभी अचानक आसमान में तेज गरज हुई। बिजली चमकी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। कपड़े कुछ ही सेकंड में भीग गए। तभी बिजली की चमक में सामने कुछ दिखा। एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जिसकी दीवारें काली और जर थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा। काका ने इशारा किया, आ बेटा, इधर चल, बारिश रुकने तक यही रुकते हैं। माधव ने खंडहर की तरफ देखा। उसके दिल में हल्की घबराहट उठी। उसे याद आया, बचपन में लोग कहते थे कि इस रास्ते के पास एक पुरानी अस्पताल है जहां कोई नहीं जाता। लेकिन बारिश इतनी तेज थी
कि और कोई सहारा नहीं था। दोनों उस खंडहर की ओर बढ़ गए। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही माधव को अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें थीं, छत से प्लास्टर जड़ रहा था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हवा जब अंदर आती तो दरवाजे चरमराने लगते। अंदर से तेज सड़ांत की बदबू आ रही थी, जैसे कुछ बहुत दिनों से सड़ रहा हो। माधव ने नाक पर हाथ रखा, तभी काका ने कहा, आजा अंदर आ, वहाँ एक बेड है, वहीं पर आराम कर लेते हैं। माधव चौंक गया। काका को इस जगह के बारे में कैसे पता? ये तो जैसे पहले भी यहाँ आ चुके हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों एक कमरे में पहुंचे। सच में वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का बेड पड़ा था। उसके ऊपर फटी हुई गंदी चादर थी। बेटा तुम यहीं आराम करो, मैं बस हल्का होकर आता हूँ। यह कहकर वो अंधेरे गलियारे में गायब हो गए। माधव बेड पर बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। खाना ज्यादा खा लेने और दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक तेज बिजली करके माधव की नींद टूट गई। वो घबराकर उठ बैठा। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई। तभी उसकी आंखों के सामने से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? और काका कहाँ गए? उसने घबराकर इधर उधर देखा। वो डरते डरते बाहर निकला और आवाज लगाई, काका, ओ काका, कहाँ हो? चलो, बारिश भी रुक गई है, घर चलते हैं। जैसे ही वह बाहर बरामदे में पहुंचा, उसने देखा एक कोने में कोई काली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले बिना बोले। माधव कांपती आवाज में बोला, अरे काका, तुम हो क्या? चलो जल्दी चलो, बहुत रात हो गई है। कोने में खड़ी वो काली आकृति धीरे धीरे हिली। अंधेरे में सिर्फ उसकी दो हल्की चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। फिर अचानक एक भारी घिसटती हुई आवाज गूंजी, घर? कौन सा घर? यही मेरा घर है और आज से तेरा भी घर यहीं होगा। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। माधव बुरी तरह चौंक गया। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। काका, ऐसे मजाक मत करो। तभी बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में माधव ने जो देखा, उसका खून जम गया। वो चमन काका नहीं थे। उनका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें गहरी काली, होंठ फटे हुए, कपड़े भी वही थे, लेकिन शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। माधव पीछे हटने लगा। नहीं, ये काका नहीं हो सकते। अचानक पीछे से एक भयानक कई आवाजों में मिलती जुलती फुसफुसाहट गूंजी। एक और शिकार, आज हमारी भूख मिटेगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ ठंडा था, लेकिन पहले वाले हाथ जैसा सड़ा हुआ नहीं। माधव धीरे धीरे पलटा। पीछे चमन काका खड़े थे। वो सामान्य दिख रहे थे, वही धोती, वही लाठी, वही चेहरा। काका ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तुझे बाहर ढूंढ रहा था। माधव की सांसें तेज चल रही थीं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो समझ नहीं पा रहा था, यह असली काका है या वही काली चीज उनका रूप बदल कर खड़ी है। माधव की आवाज कांप रही थी। तो काका, क्या सच में ये आप ही हो? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। क्या हुआ तुझे? चल पहले यहाँ से निकलते हैं। दोनों तेज कदमों से गांव की ओर चलने लगे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ देर बाद दूर से गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देने लगी। अब माधव को थोड़ी हिम्मत मिली। गांव के पास पहुंचते ही माधव अचानक रुक गया। काका, मुझे आपको सब बताना है। उसने पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। बेटा, मैं सब जानता हूँ। माधव चौंक गया। क्या मतलब? बहुत साल पहले उस अस्पताल में आग लगी थी। कई गरीब लोग जिंदा जल गए थे। लोग कहते हैं जमींदार ने जमीन हड़पने के लिए आग लगवाई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा डर के मारे। तब से वो आत्माएं भटक रही हैं। वो जमींदार को दोषी मानती हैं और जो भी उसके घर जाता है उसे अपना दुश्मन समझती हैं। काका, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, वरना मैं तो।
तेरी किस्मत अच्छी थी बेटा। चलो काका, घर चलते हैं। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी।